नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के शुरुआत में जो जीएसटी में आमूल परिवर्तन हुए हैं, जिन्हें इम्प्लीमेंट करना प्रत्येक जीएसटी करदाता का दायित्व है, उस पर फोकस करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में, इस पॉडकास्ट में टैक्स विजार्ड एडवोकेट श्री अजीत कुमार जी उपस्थित हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं बार बार मैं ही उत्तर देता हूं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न जो उनके बनाए जाते हैं वो उत्तर न सिर्फ लेने के लिए बनाए जाते हैं, बल्कि उन उत्तर को उत्तरोत्तर आप तक पहुंचाने के लिए प्रश्न का निर्माण अजीत जी द्वारा किया जाता है। तो मैं फिर अजीत जी के पास पहुंचता हूं। अजीत जी, क्या प्रश्न हमारे दर्शकों के लिए आप लेके आए हैं जीएसटी में? डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपना टाइम देने के लिए, ताकि मैं खुद भी एज अ प्रोफेशनल और हमारे साथी प्रोफेशनल और एसएससी जागरूक हूँ नए अपडेट से। डॉक्टर साहब, जैसे मैं लास्ट इनकम टैक्स में डिस्कस किया, आपने चेंजेस काफ़ी अच्छे हमको बताए थे, तो जीएसटी के बारे में कुछ जिज्ञासा है हमारे अंदर, वो हम जानना चाहते हैं। एक सबसे पहले डॉक्टर साहब, इतना लाइटर मोड में कहिए इसको, चाहे कि गवर्नमेंट टूरिज्म प्रमोट करती है, लेकिन ये जो जीएसटी का इन्होंने होटल्स में कुछ रेट चेंजेस किए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है? बहुत बढ़िया। आजकल तो रिलीजियस टूरिज्म चल रहा है, महाकुंभ अभी बीता है, और भारत सरकार की पॉलिसी है कि होटल, रेस्टोरेंट्स, पेइंग गेस्ट और स्टे होम्स वगैरह को प्रमोट किया जाए। गली गली में 15 फीट की गली में भी अगर कोई होटल या कोई पेइंग गेस्ट बनाता है, उसको प्रमोट किया जाए। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली जी गवर्नमेंट जो है बजट होटल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो भी होटल में अपने परिवार के साथ स्टे कर ले, या बिजनेस पर्पज से गया है तो स्टे कर ले। नॉन बजट होटल है वो लग्जरी श्रेणी में आ जाते हैं। तो बजट होटल के लिए रिसर्च करके इन्होंने एक अमाउंट निकाला है, 7,500 रुपये पर डे। तो अगर कोई होटल जो 7,500 रुपये से ज़्यादा, 7,500 रुपये या उससे ज़्यादा चार्ज करता है, तो उसे वो इकोनॉमी श्रेणी में नहीं ले जा रहे हैं, उसे बजट श्रेणी में नहीं ले जा रहे हैं, उसे नॉन बजट श्रेणी में ले जा रहे हैं। तो इस बात को रखते हुए उन्होंने 2 श्रेणियाँ बनाई हैं। एक पहली श्रेणी बनाई है ऐसे होटल जो 7,500 रुपये से कम एक दिन का चार्ज करते हैं। ऐसे होटल्स के लिए रूल दिया है कि वो जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, और अपने जो ऑक्यूपेंट है या जो उनका जो किराया, जो उनसे जिनका होटल लेने जा रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स बर्डन ना पड़े, तो 5% उससे टैक्स जीएसटी के रूप में वसूल लेंगे। और ये जो 5% वो टैक्स के रूप में वसूलेंगे अपने ग्राहक से, इसकी उन्हें कोई आईटीसी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। यानी कि ये 5% जो होटल का जो कस्टमर है वो बियर करेगा, और ये 5% सीधे सरकार के खाते में चला जाएगा। होटल मालिक का इस 5% में कहीं कोई रोल नहीं होगा, केवल कलेक्ट करके उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देना है। और यदि होटल का मालिक ये चाहता है कि उसका रोल बना रहे, यानी कि वो आईटीसी क्लेम करना चाहता है, तो उस केस में 7,500 रुपये पर डे से ज़्यादा के जो रूम जिनके टैरिफ हैं, ऐसे होटल्स के लिए बना दिया गया कि वो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने कस्टमर से 18% टैक्स चार्ज करें। जो भी उनकी टैरिफ है 18% चार्ज करें, और ये 18% जो होटल का मालिक है वो अपने कस्टमर से रियलाइज़ करेगा, और उसके जो इनपुट सेवाओं पे जो वो टैक्स दे के आया, जीएसटी दे के आया, उतनी वो क्रेडिट लेके शेष पैसा वो सरकार के खाते में जमा करेगा। तो लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि इफ़ द रेंट द टैरिफ ऑफ द वन रूम इज़ लेस देन 7,500 rupees per day, then the hotel owner may charge 5% GST without ITC. And if the tariff of the room per day is more than equal to 7,500 rupees, then the hotelier may charge 18% GST with ITC. बहुत बड़ा डॉक्टर साहब, इसी पे अब जब रेट की बात चल रही तो मैं इस पर आगे बढ़ता हूँ। जैसे अभी इनवॉइसिंग गवर्नमेंट में मैंडेटरी कर दिया, जिनके टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर है उनके लिए इनवॉइसिंग। तो ऐसा भी सर इनवॉइसिंग को चेंज आया है क्या, कि अगर अब सर्टेन टाइम में हम जनरेट नहीं करते तो फिर वो उसका मतलब इनवैलिड ऐसा कुछ मानी जाएगी? ऐसा कुछ सर तो प्रोविजंस आएंगे सर 1 अप्रैल से? अजीत सर, और मैं दर्शकों को बता दूँ, इनवॉइस में जो नियम है वो थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। क्योंकि जिन व्यापारियों का टर्नओवर बड़ा है, उनके यहाँ ये देखने को आया था कि कुछ फॉल्टी इनवॉइस उनके पास चले आते थे, कुछ ऐसे इनवॉइस चले आते थे जिसमें टैक्स की चोरी इन्वॉल्व रहती थी।
या आप यूँ कह सकते हैं कुछ ऐसे इन्वाइसेस होते थे जिनमें कि आईटीसी का फ्रॉड इन्वॉल्व होता था। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बिल्कुल निप टू बट किया है कि अब हम जो इन्वाइस है आप भले ही कंप्यूटर पे जनरेट कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, उस पर नंबर डाल रहे हैं, 16 तरह की फील्ड लग रहे हैं, अब नहीं, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा है तो आप फिर ई इन्वाइस जनरेट करेंगे। तो अभी क्या है, जैसे जिससे माल की सप्लाई हो रही है, जिसमें मैं माल बना रहा है, उसमें तो आपने अपना सिस्टम पे अपना जनरेट कर लिया है इन्वाइस, लेकिन जो जीएसटीएन की साइट से या जो जीएसटीएन के जो ऑथराइज ऑपरेटर हैं उनकी साइट से जो ई इन्वाइस जनरेट करना है, उसके लिए मैक्सिमम 30 डेज का टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ द ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ द ओरिजिनल इन्वाइस, द ई इन्वाइस इज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड विद इन 30 डेज ऑफ द सच डेट। तो 30 दिन के अंदर आपको करना जरूरी है। ये तो हम कहेंगे सरकार के तरफ से, जैसे आपने कहा निप टू बट है, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे बाद में होता है कि बाद में नहीं मिल रहा है तो भाई आपने बात का बिल बना दिया, फिर लगा दिया उसको, जीएसटी जमा कर दिया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर ये। इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि जो ऐसे लोग जो किसी वीसीएस या किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं होते थे जी जी। और उनके पास गलती से कुछ ऐसे बिल आ जाते थे जो फॉल्टी होते थे, जो फ्रॉड के द्वारा ऑब्टेन्ड होते थे या जिनमें आईटीसी का घाल मिल रहता था, तो अब ऐसे व्यापारियों को जो नील विवेक रूप से अपना व्यापार कर रहे हैं उनको आसानी हो जाएगी। उन तक जीएसटी के जो आला अधिकारी हैं, मतलब जो एसजीएसटी के हैं या सीजीएसटी के हैं या जो डीजीजीआई के अफसर हैं, वो नहीं पहुंचेंगे। जैसे उसका ई इनवाइस जनरेट हो जाएगा वैसे सारा ऑथेंटिकेशन उसका प्रूव हो सर जाएगा। इस पे अगर मान लीजिए कोई व्यापारी नहीं बनाता है या मतलब इंटरनेशनल है या जैसे ना एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, तो इसका क्या असर, मतलब बुकिंग क्या, मतलब पता नहीं इम्पैक्ट क्या सर इसका होगा, मतलब बिजनेस पे या उस व्यापारी पे या उसका जो खरीदने वाला है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा इसका? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है कि अगर हम 30 दिन के अंदर नहीं जनरेट किए क्या होगा। अब देखिए क्या है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, क्लरिकल एरर, प्रिंसिपल एरर। अब ना तो अब अगर आपने इनवाइस को 30 दिन के अंदर ई इनवाइस नहीं जनरेट किया तो ना तो ये ओमिशन माना जाएगा, न ये कमीशन माना जाएगा, न ये क्लरिकल एरर माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने डेलिबरेटली किया है, जो कि अब 1 अप्रैल से उसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये तो व्यापारी को साफ साफ अपने आप बड़े से बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में लिखवा देके अपने अकाउंट सेक्शन में कन्वे कर देना चाहिए। अपने जो जीएसटी फाइलर है, एडवोकेट्स हैं या सी हैं, उनको बता देना चाहिए कि नहीं, ई इनवाइस हमारा जनरेट होना ही होना है। कारण क्या है कि अगर आपने ई इनवाइस नहीं जनरेट किया तो आपका जो इनवाइस है वो इनवैलिड हो गया, वाइड अब इनिशो कर दिया, उस इनवाइस को भी वाइड अब इनिशो कर दिया, इनवैलिड हो गया। अब जब वो इनवाइस इनवैलिड हुआ तो जो व्यक्ति आपको आईटीसी दे के माल खरीदा है, हाँ सर, मैं यही जानना चाह रहा था कि मान लिए तो एक बोनाफाइड परचेजर है, उसने सामान खरीदा, पेमेंट कर दिया, उसका असर क्या होगा? उसका असर होगा कि उसे भी लॉस होगा, उसे भी लॉस होगा। वो आपका प्रेशर ग्रुप बन जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि उसने जो आईटीसी क्लेम कर ली अगर, तो वो क्लेम, वो आईटीसी भी इनवैलिड हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि आपने इस इनवाइस जनरेट नहीं किया, तो आपका प्रेशर ग्रुप हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब वो परचेजर ने तो बोनाफाइड आपको पेमेंट किया है, इनपुट क्रेडिट ली है और आपने इनवाइस नहीं जनरेट किया, तो अब इसमें उसकी आईटीसी तो गई। नेक्स्ट टाइम आपसे वो व्यवहार करने से पहले सोचेगा यार नेक्स्ट पेमेंट करेगा उतना पैसा आपसे आपका डिडक्ट करके आपको देगा कि मेरा इतना नुकसान हुआ है। दूसरी चीज़, जो इशू किया उसके ऊपर अप्रोप्रिएट पेनाल्टी, बहुत स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज का भी प्रोविजन है कि जो इशूअर, जो जिसने इशू नहीं किया है उसके ऊपर भी पेनल्टीज लगाई जाएंगी। अब इसमें कई तरह की पेनल्टीज, मतलब आप अगर ये फ्रिक्वेंटली आप ऐसे इस टाइप का अगर वो करते हैं, मिस्टेक करते हैं, इसको मिस्टेक, प्रिंसिपल मिस्टेक बोली जाएगी, तो ऐसे में आपका जीएसटीएन तक ब्लॉक किया जा सकता है, आपका नंबर ब्लॉक किया, आपके बिजनेस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो अब प्रत्येक व्यापारी इस बात को गांठ बांध ले कि अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, गत वर्ष की हम बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर का क्राइटेरिया है, तो आप याद रखिए कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना मस्ट है, जरूरी है, 30 दिन के अंदर अवश्य कर लें। जिस तरीके से भोजन में नमक का, खाने में नमक का महत्व होता है, उसी तरीके से अब बिजनेस में ई इनवॉइस का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब साहब इसीलिए अब आपने भोजन में नमक की बात की तो मुझे ध्यान आया कि पॉपकॉर्न पर भी सरकार ने कुछ जीएसटी लगा दी है, कुछ पे क्लासिफिकेशन किया है, थोड़ा इस पे सर जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। पॉपकॉर्न पे अजीत सर थोड़ा सा आप यूँ कह सकते हैं कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग मूंगफली खाया करते थे, चिनिया बादाम बोलते थे उसको। तो गवर्नमेंट ने देखा कि जितने भी मॉल्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, अब ये पॉपकॉर्न ठेले से उठा और सीधे मॉल्स के अंदर प्रवेश कर गया है। और पॉपकॉर्न बड़ा मतलब एक ऐसा डिश है जो बहुत रिलिश किया जाता है बच्चों में, और हर उम्र के लोग खाते हैं, टाइम पास आइटम हो गया है। मूंगफली का जगह पॉपकॉर्न ले लिया है। अब ये पॉपकॉर्न
मशीनों पे बनते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मशीनों में बनते हैं, इंपोर्टेड मशीन उनमें बनते हैं। और ये पॉपकॉर्न अब 5 या 10 रुपए के नहीं रहे, ये पॉपकॉर्न ही अब 250-300 रुपये प्रति 50 ग्राम 100 ग्राम बिकते हैं। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति बड़े जगह पे मॉल में या बड़े जगह पे बड़ी मशीन से अगर पॉपकॉर्न खरीद रहा है, खा रहा है, तो उस पर जीएसटी भी बियर कर सकता है, सरकार की थोड़ी हेल्प कर दे। तो इन्हीं बातों को रखते हुए गवर्नमेंट ने पॉपकॉर्न पे भी उन्होंने बोला कि अगर लेवल नहीं है, पॉपकॉर्न के डिब्बे पे लेवल नहीं है तो 5% हम जीएसटी इम्पोज करेंगे, और अगर वो लेवल लग गया है तो फिर 12% हम जीएसटी लेंगे। अब तीसरी सबसे बड़ी बात वहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर वो शुगर कोटेड हो गया है, जैसे अब तो पॉपकॉर्न भी तमाम तरह से उसमें कुछ कोको लगा के आ रहा है, चॉकलेट लगा के आ रहा है, शुगर कोटेड कर दे रहे हैं, तो अगर कोई कोटिंग कर रहे हैं यानी कि उसको आप मिठाई का रूप दे रहे हो, तो फिर वहाँ पे 18% जीएसटी का प्रोविजन कर दिया गया है। बहुत बढ़िया सर। डॉक्टर साहब एक चीज़ और थोड़ा मेरा आपसे इस पर मतलब जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि जैसे GSTR 7 की फाइलिंग होती है सरकारी संस्थाओं के लिए, तो ये क्या मैंडेटरी हो गई है या कुछ ऐसा कुछ इसमें कुछ चेंजेस इसमें भी कुछ किया हुआ है सर? बहुत बढ़िया जी सर, आपने प्रश्न किया। एक्चुअली जो GSTR 7 है और इसी के साथ एक 7A है। 7 का रोल है जब कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहे सेंटर की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे डिफेंस की हो, कहीं की भी हो, वो अपना कोई कार्य आउटसोर्सिंग एजेंसी से कराती है, PPP मॉडल पे कराती है या स्पेशल पर्पज व्हीकल से कराती है, यानी किसी प्राइवेट एजेंसी से कराती है। तो उस प्राइवेट एजेंसी की धरपकड़ के लिए इनकम टैक्स पर्पज से, जीएसटी पर्पज से, रिपोर्टिंग पर्पज से, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट के काम कभी होते हैं, पेमेंट कभी होते हैं, रिपोर्टिंग होती है, नहीं हो पाती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक मैंडेट कर दिया है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी प्राइवेट सेक्टर को 2.5 लाख रुपए से 2,50,000 रुपए से ज़्यादा अगर एनुअल पेमेंट करेगी, चाहे थोड़ा थोड़ा करके करे या 2.5 लाख रुपए से एक्सीड कर जाए, तो उस केस में TDS करना, जीएसटी का TDS करना मैंडेटरी है, ठीक। और उस जीएसटी के TDS को फिर रिपोर्ट करना फॉर्म GSTR 7 में मस्ट है। GSTR 7 सक्सीडिंग मंथ की 10 तारीख के पहले भर दिया जाता है टैक्स पे करके, और 15 तारीख के अंदर सिस्टम ऑटो जनरेटेड फॉर्म GSTR 7A ये प्रूफ होता है, TDS सर्टिफिकेट होता है, जनरेट कर देता है, जिसे आप अपनी मोहर और दस्तखत लगा के आप उसको दे देते हैं जिसका 2% आपने काटा है, ताकि वो अपने बुक्स में उसकी अकाउंटिंग कर ले। पिछले वर्षों में देखा गया कि जिनका TDS किया गया उन्होंने पूरा 99% इनकम पाए थे, वही छिपा गए जी सर। तो अब 1 या 2% की रिपोर्टिंग अगर किसी ने नहीं की, तो जिसने अपनी इनकम को छिपाया जीएसटी न देने के कारण, तो एक तो वो जीएसटी इसने सरकार की डुबा दी, इवेट कर दिया, दूसरा रिपोर्टिंग नहीं हो पाई। तो इसलिए इस मैंडेट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर लगाया है कि अब GSTR 7 हर महीने फाइल करना गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को जरूरी है, सिक्वेंशियल फॉर्म GSTR 7 जरूरी है। पहले क्या था कि जब TDS होता था तब फाइल होता था, जैसे अप्रैल से लेके मार्च के महीने में केवल 3 महीने TDS हुए, कोई भी 3 महीने, तो उस 3 महीने का ही GSTR 7 जाता था, 7A इशू होता था। अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि नाउ यू आर रिक्वायर्ड, इफ यू आर अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, you are taking the services of private agencies where you are paying more than 2,50,000 or not, but you are required to prepare, you are required to file GSTR 7 on monthly basis. अगर आप मंथली बेसिस नहीं फाइल करेंगे तो नॉन फाइलिंग के जो लेट फीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी। मतलब ये हम कह सकते हैं कि GSTR 7 मैंडेटरी नाउ। GSTR 7 वेदर इट इज ऑफ नील, आपने इस महीने किसी का TDS नहीं किया है, फिर भी आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है GSTR के थ्रू कि इस महीने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी की इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई, जिसकी की पेमेंट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ, जिसको कि हम पेमेंट किए हों, वो रिपोर्टिंग हो जाएगी नील की, और उस महीने माना जाएगा कि आप नील का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यदि आपने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का उस महीने में किसी को पेमेंट किया है और आपने नील का रिटर्न फाइल किया है, तो फिर वहाँ पे आपके ऊपर अगेंस्ट पिनल एक्शन लिए GST अथॉरिटीज आपके ऊपर, आपके खिलाफ पिनल एक्शन लेगी। डॉक्टर साहब जैसे GSTR 7 से फॉर्म की बात आ गई तो GSTR 8 पे हम आते हैं। जी जी। तो ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए सर कुछ चेंजेस किया है इन्होंने, कुछ फॉर्म में सर क्या कुछ बदला है सर नियम क्या सर? आप अजीत जी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ऐप बेस्ड सर्विसेज हैं, वेब बेस्ड सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर सर्विसेज पूरा चल रहा है, आजकल ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा संख्या में काम कर रहे हैं। हर शहर हर गांव में ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स की एंट्री हो चुकी है, चाहे वो टिकट की बुकिंग से संबंधित हो, चाहे होटल की बुकिंग संबंधित हो, चाहे वो खान पान से संबंधित हो, स्कूल की फीस हो, हर तरह फॉरेन यात्रा हो,
आपका टिकट, हर जगह इनकी एंट्री हो चुकी है। तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी सरकार अपने जीएसटी के फंदे में लाना चाहती थी। ऐसा नहीं कि आप अगर द्रष्टव्य नहीं है, आपका ऑफिस कहीं एक स्पेसिफिक नहीं है, तो आप कुछ भी कर लेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपके लिए हम स्पेसिफाइड फॉर्म करते हैं GSTR 8। तो GSTR 8 में आपको अपनी सारी रिपोर्ट्स देनी है कि किसको सर्विस दी, कितने की सर्विस दी, कितने रुपए की सर्विस दी, क्या सर्विस दिया, उस पर क्या टैक्स आपने वसूला। इसको आपको GSTR 8 के माध्यम से स्पेसिफाई मंथली बेसिस पे करना ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सर ये एक चीज़ और फिर जानना चाहूँगा, जब सब बातें हो रही है बिजनेस की, तो एक जैसे आजकल चला रही कि व्हीकल कंपनियां अपनी बेच देते हैं, वो अपनी व्हीकल अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया, सेकेंड हैंड की बेचा तुम चलाओ, या कभी किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दे दिया। अभी अब पर्सनल आदमी भी अपनी गाड़ियाँ बेचता है, तो इस पर सर कुछ GST की भी अब शायद गवर्नमेंट लेने लगी है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। इस पर हम बता दें, पहले जो आपका पहला प्रश्न था उसको और स्पेसिफाई करने के बाद तब इस पर हम आते हैं सेकेंड हैंड कार की सेल पे। जो GSTR 8 है इसमें एक और मैंडेटरी फील्ड डाल दी गई है कि जैसे GSTR 8 किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर ने गलत फाइल कर दिया, जैसे जनवरी में गलत फाइल कर दिया, तो आप उसको रेक्टिफाई वो नहीं कर पाएगा, रिवाइज नहीं कर पाएगा। फरवरी के मंथ में उसमें वो जो करेक्शंस हैं या जो जनवरी माह के जो करेक्शंस थे उनको दर्ज करने के कॉलम बढ़ाए गए हैं। तो GSTR 8 में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं जिनमें कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसका सुधार सब्सिक्वेंट मंथ के GSTR 8 में आप कर पाएंगे। अब आते हैं आपकी बात पे, जो सेकेंड हैंड व्हीकल है इनकी जो सेल परचेज है, केवल इंडिविजुअल की बात छोड़ दें। इंडिविजुअल मतलब जो डेप्रिशिएशन का फायदा जो लोग नहीं लेते हैं, जो लोग डेप्रिशिएशन का फायदा लेते हैं उनके लिए भी जो सेकेंड हैंड कार, जीप ये वगैरह की सेल है, इस पर GST इम्पोज कर दिया गया है। अब उनको भी GST वेंडर को परचेजर से सेकेंड हैंड कार खरीदते समय, बेचते समय भी चार्ज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बस इतना ही बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी कार बेच रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहा है, तो ऐसे में GST रजिस्ट्रेशन उसको नहीं कराना पड़ेगा, न वो न रिकवर करेगा न करेगा। अगर कोई कंपनी है जो अपने पुरानी कारों को बेच रही है या स्क्रैप कर रही है, या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्क्रैप कर रही है, या कोई ऐसी कंपनी जो सेकेंड हैंड कार में डील कर रही है, उस जैसे मारुति के ट्रू वैल्यू वगैरह ऐसे करके कंपनियां हैं, हर कंपनी का अपनी एक सेकेंड हैंड कार सेगमेंट होता है। तो अगर वो बेच रहे हैं तो उस केस में फिर वो जो सेल प्राइस और परचेज का जो डिफरेंस होगा, वैल्यू एडिशन होगा, उतने पे उनको GST देना होगा। आप यूँ कह सकते हैं अजीत सर कि जो सरकार की मंशा हर उस क्षेत्र में आ गई है जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमी से बाहर जाके 2 नंबर का काम करते थे। तो अब यहाँ पे 2 फायदा होगा। एक तो जो कैश लेन देन हो जाता था सेकेंड हैंड कार की सेल परचेज में, वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी लिमिट वही रिपोर्टेड है कि इससे अधिक आप नहीं कर सकते। जैसे लैंड के और फ्लैट के केस में 20,000 रुपये है, इसमें आप 2 लाख रुपए से अधिक एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार 10 लाख रुपए की ले रहे हैं, तो पहले पूरा 10 लाख रुपए देके लोग कुछ भी वैल्यू दर्ज करा लेते थे, GST देना नहीं रहता था और अपना आगे बढ़ जाते थे, रजिस्ट्रेशन करा लेते थे। RTO को भी इस बात से मतलब नहीं रहता था कि इसका आपने खरीदा या बेचा। अब क्या है, आपको 2 ही लाख रुपए उसको देना है और 2 ही लाख रुपए कैश मैक्सिमम दे पाएंगे, 8 लाख रुपए आप चेक से ही देंगे, और आप अब छिपा नहीं पाएंगे चीज़ों को। यानी कि सेकेंड हैंड कार सेगमेंट जो भारत में एक बहुत बड़ा आय का एक स्रोत, एक लोगों के लिए बहुत बड़ा स्रोत बन के आया था, एक एवरेज मिडिल क्लास के लिए, उनके लिए अब थोड़ा सा एक अलार्म हो गया कि अब उनसे भी GST इस पे चार्ज किया जाएगा। सब जितनी जानकारी आपने तो बहुत अच्छी रही हमारे सबके लिए। और आज कंक्लूड करने से पहले मैं एक सबसे जो एक बिजनेसमैन के लिए थ्रेट होती है GST में, आपकी कस्टम में या पहले एक्साइज में थी, कि अधिकारी आता है और बिजनेसमैन को कहता है चलो तुम मेरे साथ। इस पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं भी आएगी, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि ये अरेस्ट का जो एक थ्रेट रहता है हमेशा व्यापारी के अंदर की, पता नहीं अथॉरिटी आएगी क्या करेगी मेरे साथ, इस पर सर कुछ सरकार ने शायद कुछ रिलीफ दिया है। इसमें अजीत जी थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बता दूं कि जो GST अथॉरिटीज़ हैं इनको गिरफ्तार करने का भी राइट है। अब GST अथॉरिटी जो अरेस्ट का राइट एक्सरसाइज करती है वो कब करती हैं, जब GST अथॉरिटीज़ को इस बात की 100% पुख्ता प्रमाण होते हैं या उनके पास सोर्सेज होते हैं, पेपर्स होते हैं, होमवर्क बहुत हो चुका होता है कि एक एक्स व्यापारी ने कुछ गलत जानबूझ के किया और लगातार कर रहा है, यानी कि टैक्स की चोरी वो लगातार कर रहा है। बीच में कई हाई कोर्ट्स के रूल्स आए, कई हाई कोर्ट्स के प्रोनाउंसमेंट्स आए जिसमें एक प्रेसिडेंट बना कि नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं,
प्रॉपर चैनल, पहले ये करना होगा, पहले प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, फिर नहीं। अभी रिसेंटली है सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच ने एक डिसीजन दिया है जिसमें ये बताया गया कि अगर जीएसटी अथॉरिटीज़ को, चाहे वो स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे वो डीजीजीआई के ऑफिसर्स हो, अगर उनको इस बात का पुख्ता प्रमाण पहले से है और वो कैलकुलेट कर चुके हैं, होमवर्क कर चुके हैं अपने इनपुट्स के बेस पे और रिसर्च करके देख चुके हैं कि व्यापारी ने चोरी की है और वो चोरी प्रूव्ड चोरी है, इसके लिए कि उसको अगर समन करके भी बुलाया जाएगा, सेक्शन 70 में अगर समन किया जाता है CGST एक्ट में, SGST एक्ट में, तो वो आने के बाद भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा उस चोरी को। तो ऐसे केस में अगर लगता है कि चोरी का अमाउंट बड़ा है, 50 लाख रुपए, उससे ज़्यादा का है, करोड़ों रुपए की चोरी, तो ऐसे में जीएसटी अथॉरिटीज़ को राइट है कि वो SSC को गिरफ्तार भी कर सकते हैं ताकि फर्दर रेवेन्यू का डैमेज ना हो। यहाँ गिरफ्तार करने का कहीं से उद्देश्य नहीं कि उसकी रोजी रोटी बंद हो जाए, उसको ग्रिल किया जाए, क्राइम की रिपुटेशन रोकने के लिए, फाइनेंशियल क्राइम की रिपुटेशन को रोकने के लिए वो गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके रिमांड में लेते हैं, केस चलता है, सारी चीज़ें उसमें सेक्शंस हैं। लेकिन एक थोड़ा सा SSCs के बेनिफिट के लिए यहाँ पे एक नई चीज़ लागू कर दी गई है, वो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू ही है, हाईकोर्ट का ही निर्णय है कि जब जीएसटी अथॉरिटीज़ किसी को गिरफ्तार करने के मोटिव से उसकी कैंपस में जा रही हैं तो यहाँ पे उनको रीजन टू बिलीव, एक होता है रीजन टू बिलीव, या जैसे रीजन टू बिलीव होता है, तो रीजन टू बिलीव को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बना के पहले सर्विस करनी पड़ेगी जिसको आप गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। तो एक जैसे शो काज होता है वैसे ग्राउंड्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट या रीजन टू बिलीव अगर पॉइंट वाइज आ जाएगा तो यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रोसीजरल एरर जीएसटी अथॉरिटी से भी नहीं होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं उसके खिलाफ उनके पास सारे सबूत हैं, सारे पेपर्स हैं, सारी गवाह उनके अगेंस्ट में है कि नहीं उसने ऐसा किया है। अब उसको वो रीजन में डाउन करेंगे कि सेक्शन 67 क्या कहता है, सेक्शन 73, सेक्शन 70 क्या कहता है, सेक्शन 73, 74 में क्या कहता है, जो पक्षों के बयान लिए गए वो क्या कहते हैं, ई-वे बिल का मूवमेंट कैसे हुआ, माल की सप्लाई हुई नहीं हुई, क्या केवल पेपर की ट्रेडिंग हुई, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स था। एंड इन सारी चीज़ों के बीच में अगर जीएसटी पे कहीं प्रहार किया गया है, जीएसटी की चोरी की गई है, यानी कि सरकार जो कंज्यूमर एंड पॉइंट से जो गवर्नमेंट के पास जो जीएसटी पहुंचनी थी, अगर उनमें कहीं चोट पहुंची है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण अगर जीएसटी अथॉरिटी के पास है तो वो रीजन में अपने डालेंगे ताकि उनसे कोई प्रोसीजर एरर ना हो। अजीत जी, ये भी देखा गया मैक्सिमम काफ़ी केसेस में कि जहाँ पे जीएसटी अथॉरिटी थोड़ा सा हार्श हुई तो वहाँ पे प्रोसीजरल एरर के चलते उन्हें रेवेन्यू फोरगो करनी पड़ गई, छोड़ना पड़ गया, SSC को छोड़ना पड़ गया, या अदालतों से उनका वो बेल मिल गई या छूट गए। तो इसलिए अथॉरिटीज़, हायर अथॉरिटीज़ प्रोसीजरल एरर ना करें, सारे जीएसटी के प्रोसीजर्स को प्लस जो और अन्य एक्ट भारत में हैं उनके प्रोसीजर्स को पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड फॉलो करें। इसके लिए प्रोविजन बनाया गया था कि रीजन टू बिलीव एंड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको सर्व करना। ये तो मतलब अच्छी चीज़ हम कहेंगे, सरकार का जो अप्रोच है SSC के लिए भी अच्छा है। भाई देखिए, चोरी कर रहा है तो भाई तो दंड का अधिकारी है जो चोरी कर रहा है, लेकिन जो बोनाफाइड है SSC, कहीं कहीं मतलब मैं सब अधिकारी लोग नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं डिपार्टमेंट थोड़ा बायस हो जाता है, इन्हें हमको अरेस्ट कर। ये तो एक तरह से गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टॉक लगाया है कि आप अपने, जैसे आपने कहा कि प्रोसीजर पूरा चेक करिए, वो उस दायरे में आता है, आपको अरेस्ट करिए और लिख के दीजिए उसको रीजन, तब करिए तो मत करिए। बिल्कुल अजीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और इस शो को ख़त्म करने से पहले मैं ये चाहूँगा जो आपका नया उपक्रम आ रहा है मेरे श्रोताओं को उसके बारे में बताएं, तब फिर हम क्लोज करेंगे सर। ये अजीत जी, जो नया उपक्रम हम लोग का है, हमने एक स्टार्टअप बनाई है कर साथी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एक प्राइम प्रोडक्ट है फिक्स माई टैक्स। ये एक ऐप है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल होने जा रहा है और वेब पेज भी इसका तैयार हो रहा है। और अभी तक हम इसका बीटा रन कर रहे थे पिछले 1.5 साल से, अब ये कमर्शियल लॉन्च इसका होने जा रहा है। इस ऐप में आप अपनी इनकम टैक्स और जीएसटी की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसका समाधान बड़े ही रिजनेबल कॉस्ट पे, बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पे घर बैठे प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही इस ऐप से आप एक्सपर्ट्स की सर्विसेज, मतलब कहते हैं सुपर एक्सपर्ट्स की सर्विसेज आपको बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पे आपको ऐप के जरिए ही मिलेगी। बड़ा ही शानदार ऐप बन के तैयार हुआ है और इसका जो कमर्शियल वर्जन है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें आपको न्यूज़ मिलेगी, अपडेट्स मिलेंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के। अगर आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो भी आप कह सकते हैं।
आप अगर किसी चीज़ से एग्रीव्ड हैं तो भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिटर्न फाइल करना है तो भी हमारे एक्सपर्ट्स की पूरी हेल्प लेके आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। रिफंड नहीं आया है, नोटिसेज आ गई हैं, गलत नोटिसेज आ गई हैं, रिकॉन्सिलेशन नहीं हो पा रहा है, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया जो बैठे हुए हैं वो आपके चुटकियों में आपकी हेल्प करेंगे। ये हमारा फिक्स रेट है। तो आज के लिए अजीत जी इतना ही, पॉडकास्ट पे हमारे साथ बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों को बता दूं कि फिर इसी तरीके से नए अमेंडमेंट के साथ, इनकम टैक्स और GST में नए परिवर्तनों के साथ आपके साथ फिर से हम अपने अनुभव साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। सर। इतने पैसे